बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट है थायराइड एब्लेशन। और इस थायराइड एब्लेशन के साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं। बहुत कॉमन बात है। जो सवाल मेरे पेशेंट्स मुझसे ओपीडी में पूछते हैं, उन सारे सवालों को आज मैं इस वीडियो के द्वारा आंसर करूंगा। और इन्हीं सारे क्वेश्चन से, थायराइड एब्लेशन से जुड़े हुए जो मिथ्स हैं, होपफुली मैं वो भी क्लियर कर पाऊंगा और एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं उनको आपने सामने रखूंगा। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक थायराइड एब्लेशन स्पेशलिस्ट हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आर थायराइड नोड्यूल्स डेंजरस? क्या थायराइड नोड्यूल डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं? मेरे पुराने वीडियोस में आप देख चुके हैं कि 90% नोड्यूल्स बिनाइन या नॉन कैंसरस होते हैं। ओनली 10% ऑफ नोड्यूल्स के कैंसरस होने के चांस होते हैं। मोस्ट ऑफ बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स एसिम्प्टोमेटिक या कोई भी परेशानी नहीं करते और उनको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। जो थायराइड नोड्यूल्स सिम्प्टोमेटिक है इन फॉर्म ऑफ स्वेलिंग, जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम करा रहे हैं, या प्रेशर सिम्टम्स जैसे कि माइल्ड पेन, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत, उन्हीं नोड्यूल्स को हमको ट्रीट करने की जरूरत होती है। थायराइड के अल्ट्रासाउंड से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से नोड्यूल्स को हमको फर्दर ट्रीटमेंट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जैसे कि FNAC, या हमको इनको सिर्फ फॉलो अप में रखना है। दूसरा क्वेश्चन, कैन आई लीव द थायराइड नोड्यूल इफ दे आर नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम? मतलब कोई अगर थायराइड नोड्यूल प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो क्या उसको हम छोड़ सकते हैं? बड़ा क्लियर आंसर है, अगर एसिम्प्टोमेटिक बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स हैं, इवन ऐसे नोड्यूल जो थोड़ा कॉस्मेटिक बल्ज करा रहे हैं और आपको अपनी कॉस्मेटिक अपीयरेंस को लेके कोई कंसर्न नहीं है, यू आर ओके विद योर माइल्ड कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, तो भी नोड्यूल्स को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और हम इनको फॉलो कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पेशेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा है नोड्यूल सिस्टिक है, सॉलिड है या सॉलिड सिस्टिक है, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, क्या डिफरेंस है इनमें ये बताता हूं आपको। तो ये नोड्यूल्स बहुत सारे रीजंस की वजह से बनते हैं, जिसमें बहुत सारे रीजंस इवन साइंटिस्ट और मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी क्लियर नहीं है। अगर इन नोड्यूल्स में फ्लूइड या लिक्विड भरा होता है तो हम इन्हें सिस्टिक नोड्यूल्स कहते हैं। इनको ट्रीट करना आसान होता है अल्कोहल एब्लेशन के द्वारा। अगर ये नोड्यूल सॉलिड है, मतलब स्पंजी फॉर्म या स्पंज की तरीके के हैं, तो हम इन्हें सॉलिड नोड्यूल कहते हैं और इनको हम थर्मल एब्लेशन जैसे RFA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन से ट्रीट करते हैं। सॉलिड सिस्टिक नोड्यूल्स को कभी कभी थर्मल एब्लेशन और अल्कोहल एब्लेशन के कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये अल्कोहल एब्लेशन क्या है? सिस्टिक नोड्यूल्स में एक नीडल के द्वारा फ्लूइड पार्ट को एस्पिरेट करके निकाला जाता है और फिर एक केमिकल जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं को नोड्यूल में इंजेक्ट करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 10 मिनट बाद इस केमिकल को वापस हम एस्पिरेट या सक कर लेते हैं नीडल के द्वारा ही। एब्सोल्यूट अल्कोहल इस नोड्यूल की वॉल को बर्न कर देता है, जिससे नोड्यूल में दोबारा फ्लूइड कलेक्ट नहीं होता और नोड्यूल अप्रोक्सीमेटली 90% श्रिंक कर जाता है। सो अल्कोहल एब्लेशन इज यूज्ड फॉर सिस्टिक थायराइड नोड्यूल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, इथेनॉल एब्लेशन से पहले क्या प्रिपरेशन की जरूरत होती है? इथेनॉल एब्लेशन एक बहुत इजी प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को खाली पेट हॉस्पिटल बुलाया जाता है। पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट और वर्कअप हम पहले ही कर चुके होते हैं, जैसे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, ब्लड कोगुलेशन टेस्ट। पेशेंट को डे केयर में एडमिट करके प्रोसीजर टेबल पे लेटा के लोकल एनेस्थीसिया में अल्कोहल एब्लेशन किया जाता है। टोटल प्रोसीजर टाइम 15 to 20 मिनट्स होता है। 2 से 3 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर थर्मल एब्लेशन प्लान है तो पेशेंट की क्या आइटिनरी होगी? मतलब पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में तो फिर हम कैसे चीजें होंगी पेशेंट के साथ? पेशेंट को इस थर्मल एब्लेशन में एडमिट करके, यूजुअली हम डे केयर में एडमिट करते हैं। अगेन खाली पेट पेशेंट को आना होता है। एडमिट करके पेशेंट को IV एक्सेस दी जाती है, थोड़ा फ्लूइड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक शॉट दिया जाता है। पेशेंट प्रोसीजर टेबल पे आता है। हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा इस प्रोसीजर को करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोडिसेक्शन, मतलब थायराइड के चारों तरफ एक फ्लूइड की लेयर बनाते हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को हम सेफ रख सके,
हम इस पॉइंट पे फिर से वापस आएंगे। और हाइड्रो डिसेक्शन के बाद एक इलेक्ट्रोड को जो नीडल शेप का होता है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नोड्यूल में इंसर्ट करके स्लोली पूरे नोड्यूल्स को स्लोली बर्न करके खत्म किया जाता है। टोटल टाइम ऑफ प्रोसीजर मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स होता है। प्रोसीजर के दौरान और बाद में यूजुअली पेशेंट को कोई खास डिस्कम्फर्ट नहीं होता। कुछ पेशेंट्स को नेक में कुछ भारीपन महसूस होता है जो यूजुअली 2 से 3 घंटे में चला जाता है। 4 to 6 आवर्स ऑब्जर्वेशन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पेशेंट का थायराइड एब्लेशन किया जाता है और ये होती है थायराइड एब्लेशन के दिन पेशेंट की आइटनरी। 7th क्वेश्चन, थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के बाद क्या इंस्ट्रक्शंस पेशेंट्स को दिए जाते हैं? क्या कोई मेडिसिन लंबे समय तक लेनी पड़ती है? तो देखिए, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। पोस्ट प्रोसीजर यूजुअली 3 दिन के लिए मैं एंटीबायोटिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूं। कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। किसी भी एक्टिविटी का कोई रिस्ट्रिक्शन की हम एडवाइस नहीं करते हैं। 1 दिन के बाद पेशेंट अपने काम, अपनी जॉब पे वापस जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। 8th क्वेश्चन, सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकरेंस के क्या चांसेस हैं? तो देखिए, थायराइड एब्लेशन एक बहुत सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है जिसके सक्सेस रेट 95 to 97% है। ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट, प्रेशर सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में रिकरेंस की अगर बात करूं तो इसके चांसेस 2 से 4% होते हैं, स्पेशली वो भी बहुत बड़े नोड्यूल्स में। और अगर अनलकली रिकरेंस आती भी है तो इसको रिपीट एब्लेशन के द्वारा फिर से ट्रीट किया जा सकता है। 9th क्वेश्चन, जो सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन है, पेशेंट यूजुअली पूछते हैं कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं होगा, मुझे थायराइड हार्मोन्स की टैबलेट तो लाइफ लॉन्ग नहीं देनी पड़ेगी? तो देखिए, यूजुअल सर्कमस्टांसेस की बात करूं तो हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस आफ्टर थायराइड एब्लेशन 2% होते हैं, जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट हेमीथायराइडेक्टमी के बाद 30 to 40% होते हैं, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च स्टडीज। क्योंकि थायराइड एब्लेशन में हम सिर्फ नोड्यूल को एब्लेट करते हैं, नॉर्मल थायराइड टिश्यू पहले की तरह फंक्शन करता रहता है। सो 98% ऑफ द पेशेंट में थायराइड में टैबलेट्स या थायरक्सिन की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10th और लास्ट क्वेश्चन, मेरी वॉइस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? वॉइस चेंज थायराइड सर्जरी के बाद देखी जाती है। ये होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी की वजह से, जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे सिचुएटेड होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि थायराइड एब्लेशन के दौरान हम हाइड्रो डिसेक्शन नाम की एक टेक्निक यूज करते हैं, जो हमारे वाइटल और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को सेफ रखती है, हमारे इन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स को हीट के एरिया से दूर कर देती है, जिससे कि हमारी वॉइस पे कोई भी असर नहीं पड़ता। वॉइस चेंज के डॉक्यूमेंटेड चांसेस थायराइड एब्लेशन के बाद 1% है, मतलब 100 में से किसी एक पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है, जो यूजुअली 3 से 6 महीने में रिकवर भी हो जाता है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे इन 10 क्वेश्चंस के द्वारा, और आपको विश्वास हो गया होगा कि थायराइड एब्लेशन एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है, जो थायराइड सर्जरी से डेफिनेटली बेटर है। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या मेरी वेबसाइट पे विजिट करें। धन्यवाद।